हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस का। चिकित्सा के 3 प्रकार: शोधन, शमन और निदान परिवर्जन। ये 3 तरह की चिकित्साओं का केवल यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। डिटेल नहीं पढ़नी है, केवल क्लासिफिकेशन है कि कौन सी चिकित्सा के 3 टाइप हैं और उन टाइप के अंदर आपको किस किस तरीके का काम करना है। बाकी यहाँ इसकी डिटेल तो आपकी पंचकर्मा सब्जेक्ट है उसके अंदर आएगा, यहाँ आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी 3 तरह की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। संशोधनम, संशमनम, निदानस्य च वर्जनम। संशोधन, शमन और निदान परिवर्तन, ये 3 तरह की चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद में बताई गई है। इन तीनों तरह की चिकित्सा का ही प्रयोग वैद्य को चिकित्सा के अंदर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली चिकित्सा निदान परिवर्तन। तो सभी को ये श्लोक रटा हुआ होता है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदानस्य परिवर्तनम। यानी कि जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ है उनका ही त्याग कर दो और उसके साथ साथ पथ्य का सेवन चालू कर दो। वही क्या है, आपकी निदान परिवर्तन चिकित्सा। फिर आती है दूसरी चिकित्सा, शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में आपको क्या करना है, दोषों को, जितने भी दोष शरीर में कुपित हो रखे हैं उनको शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो बलवान व बहुदोष रोगी में शोधन चिकित्सा आपको करानी है। लेकिन शोधन कराने से पहले पहले भी बात हुई है हमारी इस बारे में, आपको पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि स्नेहन स्वेदन से दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाया जाता है। उसके बाद आप प्रधान कर्म करवाओगे, जिसमें आचार्य चरक ने प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह, यहाँ पे केवल बस्ती ना बोल के दोनों को अलग अलग बताया गया है, अनुवासन और निरूह, और उसके बाद नस्य। ये 5 कर्म तो बताए आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने। वमन, विरेचन, बस्ती अलग अलग ना बोल के एक ही बस्ती बोल दिया है, नस्य और रक्त भक्षण। क्लियर है? इस तरीके से आचार्य चरक ने पूर्व कर्म और आचार्य सुश्रुत ने प्रधान कर्म के अंदर ये प्रोसेस बताए हैं। अब हम बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में वमन, विरेचन इनकी बात कर लेते हैं। वमन क्या है? ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। अब ये समझाने वाली बात नहीं रही है, सबको समझ आता है वमन में क्या कराते हैं, विरेचन में क्या कराते हैं। बाकी आप डिटेल पंचकर्मा के अंदर पढ़ लोगे। वमन हम कौन से किसी भी दोष में आप करवा सकते हो, लेकिन अगर पर्टिकुलरली प्रधान दोष बोला जाए तो आपको मेनली कफ रोगों के अंदर वमन कराना होता है। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो वमन योग्य होते हैं, जिनमें कफ की प्रधानता होगी, जैसे कास है, श्वास है, पीनस है, अजीर्ण है, विसूचिका है, इन सब में कफ की प्रधानता रहती है, तो इसमें आपको वमन करवाना है। क्लियर है? और जितने भी आप वमन के अंदर औषध का यूज करोगे, उन औषध के अंदर कौन से गुण होते हैं, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकास, ये भी आपकी चीजें पड़ी हुई हैं पंचकर्मा में, और पढ़ लोगे। डिटेल में नहीं जाना है, किसी में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है विरेचन। विरेचन में क्या करोगे, अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकालोगे। विरेचन किन के लिए करवाया जाएगा, पित्त रोगों की चिकित्सा में करवाया जाएगा। कौन से रोग है जिनमें विरेचन आपको करवाने हैं, जिनमें पित्त की प्रधानता होती है, जैसे पांडु है, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, कुष्ठ भी पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। अगर कोष्ठ में कृमि है तो वो तो विरेचन के द्वारा ही बाहर निकलेंगे। कामला, विसर्ग, रक्त पित्त, सारे के सारे वो रोग हैं जिनमें पित्त बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर है? फिर आता है इसका सम्यक योग। अगर विरेचन करवाया है तो उसका सम्यक लक्षण क्या देखने को मिलेगा। विरेचन कैसा होता है, कफांत होता है। विरेचन सम्यक रूप से हुआ तो वायु का अनुलोमन हो जाएगा, शरीर में लघुता आ जाएगी, स्रोतस की शुद्धि हो जाएगी। नहीं याद करना है, यहाँ छोड़ देना, पंचकर्मा में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है बस्ती। बस्ती में क्या करते हैं, अधोमार्ग, लेकिन चाहे वो गुद हो चाहे मूत्र हो, दोनों से ही आप बस्ती दे सकते हो। अगर इन मार्गों से दोषों को बाहर निकाल रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। बस्ती 2 तरीके की होती है, आस्थापन जिसमें रुक्ष बस्ती होती है, जिसमें क्वाथ प्रधान रहता है, अनुवासन में स्नेह प्रधान होता है। और बस्ती का सम्यक योग क्या होगा, मल, मूत्र, वायु, इन सब की सम्यक प्रवृत्ति होगी, शरीर में लघुता रहेगी, खाना खाने का मन करेगा, भोजन में रुचि होगी, और मल, पित्त, कफ और वात ये सम्यक रूप से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। फिर आता है नस्य। नस्य में क्या है, नासा मार्ग द्वारा, नस्य नासा ही शीर्षोद्वारम, नासा से आप औषध दोगे, तो नासा मार्ग से औषध प्रयोग कर
ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों को ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में जो भी कफ ऊर्ध्वजत्रुगत स्थित है उसको नासा से आप बाहर निकालते हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नस्य कहते हैं। नस्य आप कौन कौन से विकारों में कराओगे, जितने भी ऊर्ध्वजत्रुगत विकार हैं, चाहे वो शिरशूल है, पीनस है, नासाशूल है, अर्दित है, उन सब में आप क्या करवाओगे, नस्य करवाओगे। सम्यक लक्षण क्या है, नासिका की शुद्धि हो जाएगी, सिर में लघुता आ जाएगी, शरीर में लघुता आ जाएगी और ज्ञान इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का स्थान भी कहाँ बताया गया है, सिर के अंदर बताया गया है। फिर आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में किस किस के द्वारा करवा सकते हो, श्रृंग द्वारा, वात में करवाते हैं, वात दोष से अगर रक्त दूषित है तो श्रृंग से रक्त मोक्षण करवाते हैं, कफ से दूषित है तो अलाबु से करवाते हैं, अगर रक्त पित्त से दूषित है तो जलौका के द्वारा हम रक्त मोक्षण करवाते हैं। अगर एक देशीय रक्त मोक्षण करवाना है तो प्रक्षालन लगा के भी करा सकते हैं। तो इन प्रोसेस के द्वारा दूषित रक्त को बाहर निकालना ही क्या है, रक्त मोक्षण। तो ये बहुत ज्यादा ब्रीफ में आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। फिर बात करते हैं इसके विरेचन के भेद की। विरेचन 3 तरीके का होता है, मृदु विरेचन, शुष्क विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। मृदु विरेचन औषध जब भी आप दोगे तो उसमें मल कैसा आएगा, अल्प आएगा, और मृदु विरेचक में श्रेष्ठ कौन होता है, अमलतास। ठीक है, श्रेष्ठ होता है ये। फिर आता है सुख विरेचन, तो तीव्रत बोले या निषोध बोले वो सुख विरेचन में श्रेष्ठ होता है, और स्नो ही तीक्ष्ण विरेचन में श्रेष्ठ मानी गई है। तो ये तो होती है कंप्लीट आपकी शोधन चिकित्सा। फिर करते हैं हम बात शमन चिकित्सा की। शमन चिकित्सा आचार्य बागवत में 7 तरह की बताई गई है, जिसमें पाचन, दीपन, क्षुधा, तृषा, व्यायाम, आतप, मारुत इनकी बात की गई है। और ये टॉपिक हमारा पहले पूरा हो चुका है, शमन चिकित्सा वाला, किसी टॉपिक के अंदर पहले भी आ गया है ये शायद। तो देखिए, पाचन में आपको क्या करवाना है, पाचन में आपको पाचन औषध देनी है। अब देखो, शमन में आप दोषों को बाहर नहीं निकाल रहे हो, शरीर के अंदर स्थित दोषों को औषध के द्वारा शांत कर रहे हो, वो क्या चिकित्सा होती है, शमन चिकित्सा। अगर शरीर में आम दोष है तो उसके पाचन के लिए आपको औषध देनी है। तो जितनी भी पाचक औषध होती हैं वो केवल आम का पाचन कराती हैं, अग्नि को दीप्त नहीं करती हैं। याद रखिएगा इस बात को, पाचन औषध केवल आम को पचाएगा, अग्नि को दीप्त नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नागकेशर एक तरीके की क्या है, पाचन औषध है। यदि रोग मध्यम बल का हो तो पाचन औषध से चिकित्सा करनी चाहिए। पढ़ चुके हम कि दोष अगर मध्यम है तो आप लंघन पाचन कराते हो कि नहीं, तो वहां पे हम पाचन औषध देते हैं आम का पाचन कराने के लिए। उसी तरीके से दीपन में क्या होगा, केवल जठराग्नि को दीप्त करेगा, आम को नहीं पचाएगा। जैसे कि सौंफ है, कभी भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, अग्नि मान गया तो सौंफ खा लीजिए, तो वहां पर केवल जठराग्नि बढ़ेगी, जो है वो दीप्त होगी, आम का पाचन नहीं होगा। उसी तरीके से शुदा है, तृषा, ये भी किस में आती है, शमन चिकित्सा में। कई बार जैसे अजीर्ण की कंडीशन है तो वहाँ केवल भूखा रहने से भी काम हो जाता है, कोई भी औषध लेने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यासा रहना भी एक तरीके की क्या है, चिकित्सा। जो रोगी औषध नहीं ले सकते, बहुत कम बल वाले हैं, रोगी भी अल्प बल वाला है, रोग भी अल्प बल वाला है, तो वहां आपको दोषों को जीतने के लिए क्षुधा और तृषा ये सारे प्रोसेस कराने पड़ेंगे। व्यायाम क्या है, शरीर को परिश्रम कराने वाले कर्म व्यायाम कहलाते हैं। आतप, जैसे आग से या तो स्वेदन करा रहे हो या धूप में बैठ रहे हो। मारुत, जैसे खुले स्थान में वायु का सेवन क्या हो गया, मारुत सेवन हो गया। तो ये कब करवानी ये प्रोसेस, क्योंकि धूप को, हवा को हर तरीके का व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, वही सहन कर पाएगा जिसके अंदर थोड़ा बहुत बल हो। ठीक है, तो रोग और रोगी अगर मध्यम बल वाले हैं तो आप उनमें व्यायाम, आतप, मारुत करा करके भी के द्वारा भी शमन चिकित्सा करा सकते हो। तो ये जो आपका टॉपिक है चिकित्सा के 3 प्रकार वाला, ये कंप्लीट होता है।